नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। बेहतरीन और शानदार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो कि है हमारे संसाधन, यानी कि ईवीएस के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखा है जो कि है हमारे संसाधन। तो इस हमारे संसाधन वाले टॉपिक से हम कहीं ना कहीं टॉप एमसीक्यू की चर्चा करने वाले हैं और ये वह एमसीक्यू होने वाले हैं जो पिछले वर्षों में जो आपकी परीक्षा हुई है उन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। सभी प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं ताकि जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो कोई भी ना छूटे। तो चलिए प्यारे साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारी तैयारी को एक सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि हम शिक्षक बनकर रहेंगे, तो इसी एक लक्ष्य के साथ हमको आगे बढ़ना है और हमें अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्री है, यानी कि आप लोगों को बताना है कि अचक्री संसाधन कौन सा है। भैया यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो होता है चक्रीय संसाधन और एक होता है अचक्रीय संसाधन। ठीक, चक्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? तो चक्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जिनका क्या कर सकते हैं? दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम बोलते हैं चक्रीय। ठीक, और यहां पर है अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते ऐसे संसाधन को हम बोलते हैं अचक्रीय संसाधन। ठीक, तो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। ऑप्शन में है कोयला, लौह अयस्क, कॉपर, सोना। तो इनमें से यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो जिनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो एक तरीके से हम लोगों के सामने है, जो कि है कोयला। कौन सा है? कोयला। कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चक्रीय और अचक्रीय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। वहीं इन्हें जो चक्रीय संसाधन है और अचक्रीय संसाधन है इनको और क्या कहा जाता है? तो इनको हम बोलते हैं अचक्रीय संसाधन को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक, NRR के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी आप लोग यदि पढ़ो या इंग्लिश में आ जाए इसका, तो नॉन न्यूएबल रिसोर्सेस इसको कहा जाता है। इसमें कोयला है, कहीं ना कहीं आ जाता है आपका। ठीक, मुख्य रूप से कोयला आता है। ठीक है, और वहीं यदि देखा जाए ये संसाधन जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? जो जीवाश्म ईंधन है ये किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो ये भैया आप लोगों के सामने जैसे दे रखा है, क्या ये दे रखा है? नवीकरणीय, दूसरा दे रखा है प्रवाह, तीसरा दे रखा है जैविक और चौथा दे रखा है आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त अनवीकरणीय। तो यहां पर आप लोगों के सामने इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? तो जीवाश्म क्या होते हैं पहले तो इसके बारे में। तो कई वर्षों से सड़े गले पदार्थ, कई वर्षों के सड़े गले पदार्थ है ना, कई वर्षों के सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ जो कहीं ना कहीं कहां पर दफन हो गए? तो सड़े गले पदार्थ जो कहीं ना कहीं भूमि के अंदर, कहां पर भैया? भूमि के अंदर एक तरीके से दफन हो गए या भूमि के अंदर पहुंच गए, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं एक तरीके से जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन जो है इनका भी हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पेट्रोलियम भी एक कैसा ईंधन है? तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब जिसका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? यानी कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उन पंचवर्षीय योजनाओं में से ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना रही है भैया जिसने संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना।
तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना क्या। तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ये 5-5 साल की योजना थी। कितने कितने साल की? 5-5 साल की योजना। ये 5-5 साल की योजना का विकास कब से हुआ था? तो 5-5 साल की योजना जो चालू की गई थी ये की गई थी प्यारे साथियों 1951 से। तो 1951 से 1956 का जो दौर था ये एक तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना का दौर था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत कहीं ना कहीं संसाधनों योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें किस चीज का लक्ष्य रखा गया था? कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, कृषि के लक्ष्यों तक अपनी पहुंच बनाना। इसलिए कहीं ना कहीं पहली बार जो है कृषि के ऊपर फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि कहीं ना कहीं 1956 से 61 के मध्य थी, इसमें उद्योग के ऊपर विशेषकर चर्चा की गई थी, उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किस देश की सिफारिश पर या किस देश के आधार पर इसको भारत में लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों ये आपको पता होना चाहिए, रूस। ठीक, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है किस देश की तर्ज पर भारत में शुरुआत की गई थी? तो रूस की तर्ज पर भारत में शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत करने में मुख्य रूप से कौन सा आयोग सामने था, या इसकी शुरुआत करने की आधारशिला किस आयोग ने रखी थी? तो योजना आयोग के द्वारा रखी गई थी। हालांकि इसी योजना आयोग का बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो है इसे 2015 में किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? तो इसे नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। और हालांकि 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजना को भी बंद कर दिया गया है। 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल भारत में पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है? तो टोटल भारत में पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कहीं ना कहीं एक समय हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए और विश्व में शांति के लिए किस चीज की आवश्यकता है? संसाधनों का उपयोग करना या उपयोग रोकना, भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, संसाधनों का शोषण करना या संसाधनों का समान वितरण करना। तो प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा एक तरीके से संसाधनों का क्या करना? समान वितरण करना। फोर्थ का सही उत्तर हो जाएगा डी। संसाधनों का समान वितरण का मतलब क्या होता है? तो संसाधनों का समान वितरण का मतलब है कि कोई भी संसाधन पूरे क्षेत्र में बराबर फैला हुआ हो, यानी कि हर एक क्षेत्र में कैसा फैला हुआ हो? बराबर फैला हुआ हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा समान वितरण। ठीक, अब यदि समान वितरण की यदि हम बात करें तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि जो समान वितरण नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, लेकिन यह प्रकृति में कम पाया जाता है। यदि देखा जाए समान वितरण की यदि हम बात करें तो प्रकृति में कैसा पाया जाता है? ये कम पाया जाता है। लेकिन इसको हम किसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं? तो मानवीय प्रयासों का इस्तेमाल करके इसको पूरा किया जा सकता है। मानवीय प्रयास, सर मानवीय प्रयास क्या है? यानी कि मानव के द्वारा एक तरीके से सभी को संयुक्त होकर संसाधनों का समान वितरण करने में एक तरीके से हमें अपनी पहुंच बनानी चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने यहां पर रखे गए हैं। चलिए, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? यानी कि एक तरीके से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जिसके पीछे यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पारिस्थितिकी है इसमें संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण भैया आपके सामने संसाधनों की कमी है, या कुछ हाथों में संसाधनों का संचय है, या संसाधनों का अंधाधुंध शोषण है, या संसाधनों का उपयोग है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और जबरदस्त, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करना। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करेंगे, यानी कि संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से एक तरीके से प्यारे साथियों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें तेजी से हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओजोन परत का क्या होगा? क्षरण होगा। ओजोन जो परत है, ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, ये हमें लक्षण देखने को मिलेगा। वहीं तीसरी चीज हमें पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलेगा भैया। ठीक, वहीं और चीजें किन बदलाव, उन कौन कौन सी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा? तो हमें जमीन का कटाव देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ये किसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा? तो ये संसाधनों का अंधाधुंध यदि शोषण करेंगे तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। इससे पर्यावरण को जो होता है भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है और कई वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
ठीक है, हमें कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इतना इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? मानव निर्मित का मतलब होता है एक तरीके से जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, मानव के द्वारा बनाए जाने वाला जो संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन है। प्यारे साथियों, एक बात और बता दूं मैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका जो लेवल होने वाला है कक्षा 1 से लेकर 5th तक का लेवल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर MPT8 वर्ग 3 के लिए पढ़ रहे हैं। MPT8 जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है वर्ग 3। ठीक, यहाँ पर T8 ना बोलकर मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पर जो MP है, MP में जो चयन परीक्षा होने वाली है वर्ग 3 की, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक, चयन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने आपको T8 पढ़ाया तो वो दिमाग में T8 चलता है, इसलिए अभी ये चयन परीक्षा को लेकर है। ठीक, तो पेट्रोलियम, वन, मशीनें, भूमि, तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनें। मशीनें जो होती है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, और जो भी एक तरीके से हमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है, बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? यानी कि गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? तो संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग करना, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी, शोषणात्मक प्रवृत्ति या पिछड़ी तकनीक। तो गांधी जी के अनुसार वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का जो मूल कारण है लालची और स्वार्थी व्यक्ति। ठीक, यानी कि ये ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के लिए सोचते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनका क्या करना, उनका शोषण करने का प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं खनिज की मात्रा ज्यादा मिलती है और जीवाश्म ईंधन की मात्रा ज्यादा मिलती है? खनिज का मतलब क्या होता है? तो खनिज का मतलब जिनको जमीन में से खनन करके प्राप्त किया जाता है, जमीन में से खनन करके प्राप्त किया जाता है, तो उसे एक तरीके से प्यारे बच्चों बोलते हैं खनिज। ठीक, खनन करके प्राप्त करें तो उसे बोलते खनिज। जो जीवाश्म ईंधन मैंने आप लोगों को बताया है, तो मैदान, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, तो ये ज्यादा से ज्यादा जिस स्थान पर मिलते हैं ये मिलते हैं पठारी वाले क्षेत्र पर, और भारत में पर्वत पठार बहुत ज्यादा मात्रा में है, आपको पता ही होगा ये। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देशों में या हमारे देश में जंगलों, वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? यानी कि जो जंगल वन है इनके लिए कितना क्षेत्र वांछित है? 16%, 20%, 23%, 33%। तो एक तरीके से जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वन है, वन कितने मात्रा पर पाए जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। ठीक, अब यहाँ पर वन की बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वन है तो वो MP है। ठीक, सर्वाधिक वन की यदि अपन बात करें, सर्वाधिक वन, ठीक, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, इसलिए इसे वनों का राज्य भी कहते हैं। वहीं प्रतिशत में यदि हम बात करें भैया कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो प्रतिशत में आप लोग देखेंगे तो प्रतिशत में आप लोगों को मिलेगा मिजोरम में। ठीक, बाकी क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा वन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी यदि देखा जाए तो वन की यदि हम बात करें तो कौन से वन ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जिन वनों की संख्या ज्यादा है, जो वन ज्यादा मात्रा में प्रसिद्ध है, वो है सागौन के वन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जो संसाधन है उनकी उत्पत्ति यानी कि उनकी स्टार्टिंग पॉइंट के आधार पर उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है? जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक, संभावित और आरक्षित। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक और अजैविक। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 2 आधार पर। जैविक का मतलब क्या होता है? तो जैविक का मतलब वह संसाधन जिनमें कि कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है भैया? जीव पाया जाता है, तो उन संसाधन को हम बोलेंगे जैविक। ठीक, और दूसरा होता है अजैविक। अजैविक का मतलब क्या? तो अजैविक मतलब वह संसाधन जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जिनमें जीव जो है नहीं पाया जाता, उन्हें हम बोलते हैं अजैविक। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं नवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय का मतलब वह संसाधन होते हैं जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अनवीकरणीय का मतलब जिनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। व्यक्तिगत का मतलब जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। सामुदायिक जो सभी के लिए होता है। ठीक, ये अलग अलग इनके तर्क हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पशुचारण की वजह से कहीं ना कहीं जो जमीन है, भूमि है, वो निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि उसमें कटाव वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है? झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऐसे राज्य जो अति पशुचारण, सर अति पशुचारण का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जानवरों को चराना। ठीक, ज्यादा से ज्यादा जानवरों को चराने के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है वो निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। वैसे आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र? तो चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल नदी। ठीक, तो चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर यदि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या हुआ है? मृदा का अपरदन हुआ है। किसका अपरदन हुआ है भैया? मृदा का अपरदन हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे चंबल नदी के द्वारा जो मध्य प्रदेश के अंदर मृदा का अपरदन हुआ है उसे अवनाली का अपरदन भी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवनाली का अपरदन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां। जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती होती है, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो वो निम्न होते हैं: अवनाली का अपरदन, चादर अपरदन, वनों की कटाई या वनारोपण। तो इसे जो कहा जाता है प्यारे साथियों, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो है अवनाली का अपरदन। अवनाली का अपरदन का मतलब होता है कोई सी भी नदी वगैरह होती है इसके द्वारा गहरी इस टाइप से खाइयों का निर्माण कर देना, गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण कर देना। इस प्रकार से गहरे गड्ढों का निर्माण यदि होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? अवनाली का अपरदन। और ये किस क्षेत्र में ज्यादा है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो चंबल नदी का क्षेत्र है, इस चंबल नदी के क्षेत्र में यदि देखोगे तो अवनाली का अपरदन का निर्माण हुआ है। यही जो एक तरीके से अवनाली का अपरदन है ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ के जो डाकू है उनके लिए, या यहाँ के डाकू या फिर दस्युओं इनको बोला जाता है, उनके लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? यानी कि आप लोगों को बताना है कि भैया जैविक संसाधनों का एक उदाहरण कौन सा है। जैविक संसाधनों का एक उदाहरण चट्टान है, लौह अयस्क है, सोना है, या फिर आप लोगों के सामने पशु है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आप लोगों के सामने? तो 13वें का हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर जैविक संसाधन की बात हो रही है जिसमें एक तरीके का मतलब क्या पाया जाता हो? जीव पाया जाता हो। तो जीव पाए जाने वाला संसाधन एक ही है या एक ही चीज है जो कि है पशु। ठीक, चट्टान, लौह अयस्क, सोना, इनमें कोई जीव नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? मतलब अब आप लोगों को बताना है कि जैविक संसाधन नहीं है। वनस्पति जात और प्राणी जात, या वनस्पति जगत भी हो सकता है, प्राणी जगत भी, चट्टाने, मत्स्य पालन, पशुधन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा चट्टाने। जैविक संसाधन नहीं है क्योंकि मछली जो है इसमें भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, प्राणी जगत में तो जंतु जगत आ जाएगा, पशुधन में पूरा जंतु जगत आ जाएगा। चट्टाने एक ऐसी चीज है जिसमें कि जीव नहीं पाया जाता है, इसलिए यह एक जैविक संसाधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सर सीढ़ीदार खेती का मतलब क्या होता है? तो सीढ़ीदार खेती का मतलब होता है जिसे हम समोच्च कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि, सर समोच्च कृषि भी हमें पता नहीं कि क्या होती है। तो समोच्च कृषि के अलावा इस कृषि को एक और नाम से जाना जाता है कंटूर कृषि। सर ये भी नहीं पता कि ये भी क्या होती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो कृषि होती है इसका मतलब होता है, सीढ़ीदार खेती का मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से, इस पर्वतीय क्षेत्र पर प्यारे साथियों इस प्रकार से सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। ठीक, ताकि कहीं ना कहीं इस पर्वतीय क्षेत्र पर इस प्रकार से सीढ़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर पानी को रोका जा सके। और पानी क्या है, पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र पर रुकता नहीं है, इसलिए उसको रोकने के लिए इस प्रकार आकृति बनाई जाती है। ठीक, और वहां पर खेती की जाती है। और ऐसी खेती जो है मैंने आप लोगों को बताई, ये अधिकतर कौन से क्षेत्र में की जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। और ऐसी ज्यादा से ज्यादा फेमस जो की जाती है वो असम वाले क्षेत्र में की जाती है। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो उत्तरांचल क्षेत्र जो है जहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरांचल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? मतलब भारत के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये अपना भारत का नक्शा है। ठीक, अब ये जो भारत का नक्शा है प्यारे साथियों, अब आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे हमारे भारत के नक्शे की जो ये जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा में अब परिवर्तन हो चुका है।
जलीय सीमा में क्या हो चुका है, परिवर्तन। सर क्यों? क्योंकि अब इसकी जलीय सीमा बढ़ चुकी है। ये मैं आपको एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो कि भारत की सीमा को लेकर होगा, ठीक। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसका विस्तृत क्षेत्र जिसमें मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, जलोढ़ मृदा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, ठीक, उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ का मतलब होता है जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, नदी के द्वारा बहाकर लाई गई, ठीक, नदी के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मृदा जो होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इसी के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है बांगर और एक प्रकार होता है खादर। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ये और भी ज्यादा उपजाऊ होती है, ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। देखो प्रश्न एक है, उस एक प्रश्न के आप लोगों को मैं 4 से 5 प्रश्न बनाकर दे रहा हूं। उससे रिलेटेड यदि कोई सा भी प्रश्न आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कर दोगे। कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है? आपके सामने लेह, कारगिल, लद्दाख, द्रास। यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल का मतलब है यहां पर ठंडा मरुस्थल, और ठंडा जो मरुस्थल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक तरीके से इसे सफेद मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि यहां पर पूरी बर्फ होती है, इसलिए सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया लद्दाख। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई पर आप बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पे बढ़ते जाने पर जो है वनस्पति जो है ये वनस्पति बहुत कम हो जाती है। सब वनस्पति कम हो जाती है, और वनस्पति यदि होती है तो कैसी पाई जाती है? यहां पर जो वनस्पति होती है तो वो एक तो होती है कम, या यदि होती भी है तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो शंकु आकार के होते हैं। सर शंकु आकार के क्यों होते हैं? शंकु आकार के इसलिए होते हैं प्यारे साथियों ताकि वहां पर जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी होने के कारण जो वो बर्फ होती है वो सीधी नीचे की ओर आकर गिर जाती है, ताकि उनकी जो पत्तियां वगैरह है वो एक तरीके से नष्ट ना हो। इसलिए यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो शंकु आकार के, जैसे चीड़ है, आबनूस है, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न है भैया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि का कटाव है या भूमि का अपरदन है, ये इसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनों का उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से वनों की कटाई, ठीक। अति पशुचारण का मतलब क्या होता है? तो अति पशुचारण का मतलब ज्यादा से ज्यादा पशुओं को क्या करना, चराना होता है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, एक तरीके से आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सिंचाई। और गहन खेती का मतलब क्या होता है? तो गहन खेती का मतलब होता है कम जमीन में ज्यादा उपज लेने की एक कृषि पद्धति, यानी कि जगह कम होती है, कम जमीन होती है। गहन कृषि का मतलब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सब तो पता होगा, कम जमीन से ज्यादा उपजाऊ लेना, ज्यादा उपजाऊ लेना, ठीक है। उपजाऊ लेने की एक पद्धति, उपजाऊ लेने की पद्धति जो कहलाती है भैया, वो कौन सी पद्धति कहलाती है? तो गहन खेती कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब जो क्षेत्र है, इस पंजाब क्षेत्र में यदि आप देखोगे भैया तो यहाँ पर 5 नदियों का मुख्य रूप से विस्तार है। एक तो झेलम है, एक चिनाब है, एक रावी है, एक व्यास है और सतलज है। इन 5 नदियों का जल जो है इस पंजाब क्षेत्र से होकर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर सिंचाई ज्यादा होती है, जिससे कहीं ना कहीं भूमि निम्नीकरण जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो गहन खेती होती है इसको मैंने एक तरीके से आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसी के जो विपरीत खेती होती है वो होती है व्यापक खेती। इसके विपरीत जो खेती की जाती है उसमें क्या होती है, व्यापक खेती की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19वां। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका जो उपयोग होता है भैया वो उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, ठीक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन, या फिर आप लोगों के सामने है दूसरा संभावित संसाधन, ठीक, या फिर आप लोगों के सामने जैविक संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो प्यारे साथियों एक तरीके से संभावित संसाधन इनका सही उत्तर होगा, यानी कि जो संसाधन मौजूद है लेकिन जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है,
ठीक, मतलब वहां पर संभावना है कि वो संसाधन पाए जाते हैं, तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो कब किया जा सकता है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो भविष्य में किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि इसके उदाहरण यदि देखें तो उदाहरण का मतलब जो राजस्थान और गुजरात है, इसमें पवन और सौर ऊर्जा अपार मात्रा में है। राजस्थान भैया, और एक और कौन सा क्षेत्र है, गुजरात। इस राजस्थान और गुजरात में जो है वो कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है, एक तरीके से यदि देखा जाए पवन और एक सौर ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। ये संभावित संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक, वहीं और दूसरा देखा जाए तो जो तलछटी एरिया है, इस तलछटी एरिया में किसका पाया जाना, पेट्रोलियम का पाया जाना, लेकिन उसका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो कैसे संसाधन है आप लोगों के सामने, ये संभावित संसाधन के उदाहरण है। ठीक, वहीं आप लोगों को पता होना चाहिए हिमालय क्षेत्र जो है वहां पर भी खनिज पाया जाता है, तो वो भी एक तरीके से किसका उदाहरण है, संभावित संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20वां। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नवीकरणीय। ठीक, अब यहां पे आपके सामने खनिज तेल के यानी पेट्रोलियम जो है, इसको एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे हम सिलेंडर भरवा के लाते हैं, उसका एक बार प्रयोग कर लिया, दोबारा से नहीं कर सकते। कोयला को जला दिया, उसको डबल से हम जला नहीं सकते। लेकिन ज्वारी ऊर्जा जो है, इसका हम डबल से प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। सर निक्षालन द्वारा मतलब, निक्षालन का मतलब होता है ज्यादा वर्षा। निक्षालन जो है ये किसकी वजह से कंडीशन बनती है, तो जो ज्यादा वर्षा होती है, तो ज्यादा वर्षा के दौरान जो जमीन होती है, उस जमीन की जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत से बहुत सारे जो आवश्यक खनिज पदार्थ होते हैं या जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो बहकर जो है वो एक तरीके से जमीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक, तो जमीन के अंदर चले जाने की इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है प्यारे साथियों, उस प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है निक्षालन। और ये निक्षालन जो होता है ये कौन सी मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ये जो लेटेराइट मिट्टी है यदि देखा जाए तो मुख्यतः कहां पर होती है ये, तो जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है वहां पर ये पाई जाती है। और ये किस फसल के लिए ज्यादा फेमस है, तो बागवानी जो कृषि की जाती है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो वहां पर लेटेराइट मृदा ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसकी प्रकृति के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई है, वो आपको बताना है। भूमि, जल, खनिज, भवन। तो भवन को हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। क्या है भैया, ये मानवीय हस्तकला है, ये सभी कह सकते हैं भवन, क्योंकि बाकी की सभी चीजें खनिज है, भूमि है, जल, ये प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, मौजूद रहते हैं। इसलिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने भवन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है। जो केरल राज्य है, उस केरल राज्य में ऐसा कौन सा खनिज है जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन के मुताबिक यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने है भैया टिन, मोनोजाइट, अभ्रक, मैग्नीज। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, केरल में जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता है वो हो जाएगा मोनोजाइट। कौन सा हो जाएगा, मोनोजाइट हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के सामने इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, संसाधन को लेकर के कौन से राज्य में कौन सा संसाधन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो केरल राज्य है, इस केरल राज्य के अंतर्गत आप लोगों के सामने कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो खनिज पाया जाता है आपके सामने मोनोजाइट। ठीक है प्यारे साथियों, वहीं यदि देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आता है, और प्रश्न ये आता है कभी कभी भैया कि जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा क्षेत्र में यदि देखा जाए तो कौन से खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, तो उड़ीसा राज्य में यदि देखा जाए तो मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो उड़ीसा जो है इसमें कौन सा खनिज ज्यादा मिलता है, तो इसमें मैग्नीज मिलता है। जैसे कि उड़ीसा में भी क्योंझर, बोनाई, कालाहांडी, गंगापुर ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां पर ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 24। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, यानी कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा उत्पादन में यदि हम बात करें तो किसका ज्यादा अंश आप लोगों को देखने को मिलेगा, अणु ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, ऊष्मी यानी कि थर्मल ऊर्जा का, या उपयुक्त तीनों के बराबर अंश हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मी यानी कि थर्मल ऊर्जा।
कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा जो है इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अंश देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, वहीं यदि हम बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर संसाधन को लेकर बात हो रही है, तो आप लोगों को संसाधन के बारे में पता होना चाहिए कि खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होता है भैया कौन सा? धात्विक होता है, ठीक, धात्विक, और एक दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? अधात्विक। सर धात्विक और अधात्विक का मतलब क्या होता है? तो धात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनमें क्या पाई जाती है भैया? तो ऐसे खनिज जिनमें कहीं ना कहीं धातु पाई जाती है, जिनमें क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं धात्विक खनिज। ठीक, और एक तरीके से यदि देखा जाए तो अधात्विक क्या होते हैं? अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें की धातु नहीं पाई जाती है, जिनमें धातु नहीं पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि भैया धात्विक में कौन कौन सा आ जाएंगे। धात्विक में जैसे लौह अयस्क है, तो यहाँ पर लौह क्या हो जाएगा भैया? आपके सामने एक धातु है। वहीं मैग्नीज जो है वो भी एक तरीके से यही खनिज है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब किसके उदाहरण हैं? टिन वगैरह, ये धात्विक के। अधात्विक में इसमें जैसे कि अभ्रक है, एस्बेस्टस है, पाइराइट है, नमक है, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, ये सब किसके उदाहरण है भैया? आप लोगों के सामने ये अधात्विक के हैं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन नवीकृत संसाधन नहीं है? नवीकृत संसाधन आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने उपयुक्त में से कोई नहीं। सर क्यों? क्योंकि जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा, तीनों की तीनों जो ऊर्जा है ये कैसी ऊर्जा है? एक तरीके से नवीनीकृत है। कैसी है ये? नवीनीकृत है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे ऊर्जा के बारे में आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कि ऊर्जा को हम दो प्रकार से और बांट सकते हैं। एक तो होती है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, और एक होती है प्यारे बच्चों गैर परंपरागत। सर परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर होता है? परंपरागत, अब गैर परंपरागत का मतलब होता है एक तरीके से जिनका प्रयोग हम आधुनिक समय से करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसी ऊर्जा के संसाधन जिनका हम प्रयोग पहले से ही करते आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपके सामने जीवाश्म ईंधन इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? जीवाश्म ईंधन, कोयला। ठीक, उसके बाद पेट्रोलियम गैस, ये किसके उदाहरण है? परंपरागत के। गैर परंपरागत में देखा जाए सौर ऊर्जा, ठीक, वहीं जल ऊर्जा, वहीं यदि देखा जाए तो पवन ऊर्जा, ये सब किसके उदाहरण है? गैर परंपरागत, क्योंकि इनका विकास शुरुआत से नहीं हुआ है, इनका विकास आधुनिक समय से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 26। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा है, इस ज्वारीय ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा जो संभावना है वो कहां पर है? तो आप लोगों को बताना है मद्रास में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में या भावनगर में। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा भावनगर। क्या हो जाएगा? भावनगर नामक जो स्थान है, यहाँ पर यदि आप देखोगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों को कौन सी ऊर्जा देखने को मिलेगी? ज्वारीय ऊर्जा। सर ज्वारीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? तो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो ज्वार भाटा से उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, भाटा से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, उस उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से ज्वारीय ऊर्जा। तो ये ज्वारीय ऊर्जा जो है ये हमें कौन से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी? तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को बताया है ये ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगी भावनगर में। कहां पर मिलेगी? ये भावनगर में देखने को मिलेगी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर एक तरीके से और आपको बता दूं कि मुख्य रूप से ये जो ज्वारीय ऊर्जा वाला जो क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है। कच्छ की खाड़ी, भारत में जो कच्छ की खाड़ी है, या फिर हम यूं कहें कच्छ की खाड़ी के अलावा एक खंबात की खाड़ी, तो ये जो दोनों खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये दोनों की दोनों खाड़ी वाले क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कुडनकुलम नाभिकीय
ऊर्जा संयंत्र, मतलब जो एक तरीके से परमाणु ऊर्जा के रूप में कार्यशील है। किसके रूप में? परमाणु ऊर्जा के रूप में। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कुडनकुलम, ये कहां पर है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि कुडनकुलम जो है ये कहां पर है? तो कुडनकुलम जो है प्यारे साथियों ये है तमिलनाडु में। इसके अलावा भारत में जो और परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर पहली चीज तो जो नाभिकीय ऊर्जा या फिर जो परमाणु ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के जनक जो हैं वो कौन कहलाते हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक हैं वो कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, ये इसका सही जवाब है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक, वहीं आप लोगों को एक बात ये भी पता होना चाहिए भैया, क्या कि कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां कहां पर है। तो रावत भाटा के बारे में यदि हम बात करें कि रावत भाटा कहां पर है, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, रावत भाटा जो है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये राजस्थान में है। कुडनकुलम कहां पर है? तो तमिलनाडु। तारापुर परमाणु संयंत्र, कौन सा? तारापुर। ये एग्जाम में आता है भैया कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है, तो यह है महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। केगा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो केगा परमाणु संयंत्र जो है प्यारे साथियों ये है कर्नाटक में। ठीक, काकरापारा कहां पर है? तो काकरापारा परमाणु संयंत्र जो है प्यारे विद्यार्थी ये है गुजरात में। कहां पर है काकरापारा? गुजरात में। कलप्पकम तमिलनाडु में एक और जो है वो है कलप्पकम, यहां पर लिख दूं मैं कलप्पकम, ये यानी कि कलप्पकम और कुडनकुलम दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। एक और आता है नरोरा, तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। तो भारत के जो महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से और कहां कहां पर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी क्षेत्र उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? मतलब प्रमुख क्षेत्र बोल दिया गया है, क्षेत्र तो है लेकिन प्रमुख क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर कच्छ की खाड़ी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सर दोनों क्षेत्र है, जी बिल्कुल, लेकिन दोनों में से भी यदि आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तो मुख्य रूप से जो आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा आपके सामने खंबात की खाड़ी। दोनों दे रखे हैं तो दोनों में से कौन सा आ जाएगा? तो दोनों में से फिर आ जाएगा आप लोगों के सामने कौन सा? खंबात की खाड़ी आ जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भारत में लगभग प्यारे साथियों लगभग 9000 मेगावाट ज्वारी विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यानी कि जो ज्वारी ऊर्जा है वो लगभग कितने हजार मेगावाट? 9000 मेगावाट से ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो प्यारे साथियों यदि देखा जाए तो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कहां पर है? तो ये जिस राज्य में स्थित है वो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो 29वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, और कुछ में भूतापी स्थल की यदि आपसे बात करूं, भूतापी ऊर्जा केंद्र जो कि कौन कौन से कहां पर है? भूतापी। ठीक, भूतापी ऊर्जा केंद्र की यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो आप लोगों के सामने जैसे कभी पूगा घाटी, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है पूगा घाटी, तो ये पूगा घाटी कहां पर है? तो पूगा घाटी जो है ये है लद्दाख में भैया। कहां पर है ये? लद्दाख में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, वहीं एक है तापा पानी, तापा पानी, ये तापा पानी जो है एक तरह से भूतापी ऊर्जा केंद्र है, जो कि कहां पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर है भैया? छत्तीसगढ़ में है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों, एक है सोनाटा, जो कि कहां पर है? सोनाटा, जो कि भूतापी की बात कर रहा हूं मैं, भूतापी ऊर्जा केंद्र की, जो कि है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। वहीं सूरजकुंड की यदि अपन बात करें, सूरजकुंड कहां पर है? तो सूरजकुंड जो भूतापी ऊर्जा केंद्र है ये है आपका झारखंड में। कहां पर है भैया? झारखंड में है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को भूतापी ऊर्जा केंद्र बताए हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 30वां, भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित? देखो ये भूतापी ऊर्जा केंद्र से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो भूतापी ऊर्जा पर आधारित, सब भूतापी ऊर्जा क्या होती है? तो वह ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, वह ताप ऊर्जा जो कहां से? पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भैया, पृथ्वी से प्राप्त। तो पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो मणिकर्ण विद्युत संयंत्र की यदि हम बात करें तो ये प्यारे साथियों हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में।
कहां पर हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वहीं पूगा घाटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कहां पर है पूगा घाटी, तो पूगा घाटी जो है प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लद्दाख में है। वहीं उत्तराखंड की एक प्रमुख जो भूतापी ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, तपोवन। कौन सा है भैया? तपोवन, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। चलो अगला प्रश्न है 31। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है, यानी कि राणा प्रताप सागर जो विद्युत गृह है ये कहां पर है? तो ये आप लोगों के सामने प्यारे साथियों देखा जाए तो कहां पर? कोटा में, रावतभाटा में, उदयपुर में, बीकानेर में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित जो है वो है कोटा में। और वहीं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी पर बना होगा ये, तो राणा प्रताप सागर की यदि हम बात करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? ये राणा प्रताप सागर या राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि कोटा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 32वां। निम्न में से कहां जल विद्युत गृह स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जल विद्युत गृह जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने भैया, एक तो कोयना, नेवेली, काठगोदाम या ट्राम्बे। तो कहां जल विद्युत गृह स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए, यानी कि कोयना। अब कोयना नामक जो क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो क्या है? जल विद्युत गृह है, यानी कि जल से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 33। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो क्षेत्र है एक तरीके से आपको पता होना चाहिए भैया ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है आप लोगों के सामने उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए, दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, तीसरा यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो ये कौन सा हो जाएगा? जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो सतारा पहले तो आपको पता होना चाहिए, सतारा जो है ये क्षेत्र है महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये जिस चीज के लिए फेमस है वो है पवन ऊर्जा के लिए। किसके लिए फेमस है? ये पवन ऊर्जा के लिए फेमस है ये। वहीं कृष्णा नदी और वेन्ना नदी के संगम पे स्थित है ये जो सतारा शहर है, ये कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये कृष्णा नदी और एक और कौन सी नदी? वेन्ना नदी। लिख देता हूं मैं, कृष्णा और एक और कौन सी? वेन्ना नदी। इन दोनों के संगम नामक स्थान पर या इन दोनों के समीप में स्थित है कौन सा शहर? सतारा शहर। इसकी स्थापना जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी भैया? 16वीं शताब्दी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यह मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? ये शाहू की राजधानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। कौन? सतारा भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 34। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा क्षेत्र रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात रखता है, तमिलनाडु रखता है, कर्नाटक रखता है, या फिर आपके सामने राजस्थान रखता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर बात हो रही है कौन सी ऊर्जा की? पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा के लिए ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन क्षमता में प्रथम स्थान रखता है वह राज्य है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पवन ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। सब पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा जो है एक तरीके से पवन चक्कियों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो होती है पवन ऊर्जा। ठीक, और भारत में पवन ऊर्जा के लिए सक्षम क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कौन सा? तो नागरकोइल से भैया। कौन सा क्षेत्र है? नागरकोइल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 35। निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? सर व्यावसायिक स्रोत का मतलब जो व्यापारिक स्रोत नहीं है, एक तरीके से पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो व्यावसायिक स्रोत जो नहीं है वो हो जाएगा आपके सामने 35वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी। सब व्यावसायिक मतलब जिसका व्यापार नहीं था। सर बायोगैस एक तरीके से हम हमारे घरों में जो गोबर गैस होता था उसको एक तरीके से हम बेचते नहीं थे, उसका इस्तेमाल घर में ही किया जाता था। लेकिन पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस इनको हम व्यापार के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 36। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। मैंने आप लोगों को केरल में बताया है कि कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसी आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर होगा भैया। चलिए 37। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है ये आप लोगों को बताना है। तो
ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, या फिर यदि देखा जाए प्यारे साथियों आप लोगों के सामने है किसमें, वाष्पीय जहाजों में। तो कोयले का ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल जो होता है वो होता है आप लोगों के सामने ऊर्जा उत्पादन में। किसमें होता है ये, ऊर्जा उत्पादन जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कोयला एक ऐसा खनिज है ये, कोयला यदि देखा जाए तो एक ईंधन खनिज है, ये ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 4 प्रकार की क्वालिटी होती है, कोयले के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। लेकिन उससे पहले कोयला जो होता है इसे और क्या कहा जाता है, तो कोयला जो है भैया इसको काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इसे कि कोयले की शुरुआत जो है भारत में कहां से हुई थी, तो कोयले के खनन की जो शुरुआत हुई थी भारत में सबसे पहले वो हुई थी रानीगंज से। कहां से हुई थी, रानीगंज। अब ये रानीगंज नामक क्षेत्र जो है ये कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इसके 4 प्रकार जो है वो होता है एंथ्रेसाइट, सबसे पहला जो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, बिटुमानस। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है लिग्नाइट, ये कोयले की क्वालिटी है। और चौथा जो होता है वो होता है पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एंथ्रेसाइट यदि देखा जाए तो प्यारे साथियों इसमें लगभग 80 से 95% मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। वहीं इसमें यदि 40 से 80% यदि देखा जाए तो कार्बन पाया जाता है। इसमें 40 से 55% तक कोयला पाया जाता, मतलब कार्बन पाया जाता है, और इसमें 40% से भी कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन। तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा उच्च क्वालिटी का होता है। तो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जो है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला वो है एंथ्रेसाइट। ठीक, यह सबसे मजबूत और चमकदार होता है भैया। ठीक, वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों भारत में जो ज्यादा से ज्यादा मिलता है वो कौन सा, बिटुमानस प्रकार का कोयला मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये अवसादी चट्टानों से मिलता है जो गहरी काली भूरे रंग का होता है, ये आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है, मतलब जहां पर तेल का खनन नहीं किया जाता वो कारखाना कौन सा है। तो आपके सामने यहां पर कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों के सामने भैया 38 का सही जवाब है सी, यानी कि हटिया नामक जो स्थान है यहां पर यदि देखा जाए तो तेल को एक तरीके से खनन करने वाला, तेल को प्राप्त करने वाला जो संसाधन है वो यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो कि कहां पर है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। तो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है प्यारे साथियों, याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है भैया कि जो उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। जो नेवेली ताप विद्युत केंद्र है आपको पता होना चाहिए इसका जो भरण होता है वो किससे होता है, गोंडवाना कोयला से, तृतीयक कोयला से, चतुर्थक कोयला से या कैम्ब्रियन कोयला से। तो नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का जो भरण होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है तृतीयक कोयला से। सर तृतीयक कोयला कौन सा होता है, जो कि अभी मैंने पहले बताया सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर का होता है बिटुमानस और तीसरे नंबर का होता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट से इसका ज्यादा से ज्यादा भरण एवं पोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां तक किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बंबई हाई से, तमिलनाडु तट से। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन किया जाता है प्यारे साथियों वो किया जाता है बंबई हाई से। कहां से किया जाता है, बंबई हाई से किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होती है ये क्या होती है, तो ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। और ये निर्मुक्त कब होती है, निर्मुक्त तब होती है जब अपेक्षित तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि एक तरीके से जिसे शुद्ध तेल नहीं किया जाता उससे पहले जो पृथ्वी पर लाया जाता है उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपको बता दिया बंबई हाई से। चलिए अगला प्रश्न है 42, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि अणु शक्ति विद्युत लिमिटेड जो है प्यारे साथियों ये क्या है, एक संयुक्त लिमिटेड है, संयुक्त उपक्रम है। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय परमाणु निगम और किसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है। तो आपको यहां पर बताना है कि ये जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है इसको किसकी सहायता से बनाया गया है।
ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और प्रश्न आप लोगों के लिए वही रखे गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो एनएमडीसी का, एनएचपीसी का, बीएचईएल का या एनटीपीसी का, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एनटीपीसी का। यहाँ पर एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, तो भैया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक, पावर कॉरपोरेशन इसका सही जवाब है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 42 के बाद 43। तातीपाका तेल शोधन अवस्थित है, यानी कि जो तातीपाका तेल शोधन है ये आपको पता होना चाहिए भैया कि ये कहां पर है। तो असम राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो तातीपाका के बारे में बात हो रही है कि तातीपाका जो तेल शोधन क्षेत्र है ये कहां पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर हो जाएगा भैया, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे असम में कौन सा है, तो असम का सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है डिगबोई। कौन सा है, डिगबोई है। वहीं यदि हम बात करें कौन से राज्य की प्यारे साथियों, कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य में जो तेल शोधन कारखाना है वो कौन सा है, मंगलोर है। कौन सा संयंत्र है, मंगलोर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और फेमस है। वहीं यदि हम बात करें प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने जो दे रखा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में है मथुरा। ठीक, तो मथुरा संयंत्र उत्तर प्रदेश में, उसका तातीपाका आंध्र प्रदेश में, डिगबोई असम में, मंगलोर कर्नाटक में, और भी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे नूनामती करके आता है, तो नूनामती या फिर आपके सामने आ जाए गुवाहाटी, तो ये कहां पर है, तो नूनामती आ जाए या गुवाहाटी आ जाए तो ये है असम राज्य में। ठीक, वहीं यदि आप लोगों के सामने आ जाए कोयली, तो ये कोयली नामक जो क्षेत्र है ये कहां पर है, तो ये तेल शोधन कारखाना कहां पर है, तो गुजरात में है। कहां पर है प्यारे साथियों, गुजरात में। बीना तेल शोधन कारखाना कहां पर है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक, वहीं आपके सामने आ जाए एक बहुत ही अच्छा और फेमस जो कि है मनाली। अब आप लोग इसको जैसे ही आप लोग देखोगे मनाली तो आप उत्तर में पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आप लोगों को इसका सही जवाब देना है तमिलनाडु। ठीक, कुल्लू मनाली वो बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर तेल शोधन कारखाने की बात हो रही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। वहीं ट्राम्बे की यदि अपन बात करें तो ट्राम्बे तेल शोधन कारखाना कहां पर है, तो ट्राम्बे जो है मुंबई जो है, ट्राम्बे यानी कि मुंबई जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र। ट्राम्बे जो है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो मैंने बहुत सारे तेल शोधन कारखाने आपको बता दिए हैं। चलिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था, तो भारत में जो तेल ऊर्जा संकट आया था ये कब आया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1950 और 1960 के दौरान, 1930 और 1940 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, और 1970 और 1980 के दौरान। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान में यदि देखा जाए प्यारे साथियों, तो तेल या ऊर्जा का संकट आया था। ठीक, और वहीं आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और वो प्रश्न यह है कि भारत में पहली बार जो तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये डिगबोई में किया गया था। कहां पर किया गया था, डिगबोई में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, यानी कि जो क्रोमाइट है इस क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने बिहार का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का। तो क्रोमाइट के उत्पादन में यदि देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार जो है वो है उड़ीसा राज्य का। कौन से राज्य का, उड़ीसा। क्रोमाइट जो होती है ये किससे प्राप्त की जाती है, तो ये क्रोमियम धातु से। किस धातु से, जो क्रोमियम धातु होती है, इस क्रोमियम धातु से इसको प्राप्त किया जाता है, उससे बनता है क्रोमाइट। ठीक, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो भैया इसका उपयोग जो होता है ये आप लोगों को बता दूं, बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका भंडारण में यदि देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा भंडारण कहां पर किया जाता है, उड़ीसा राज्य में किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है। तांबा के बारे में आप लोगों को बताना है कि तांबा ज्यादा कहां पर पाया जाता है। ठीक, केसली मंडला, डल्ली राजहर्रा दुर्गा, बेलाडीला बस्तर, मलाजखंड बालाघाट। तो ज्यादा से ज्यादा जो तांबा पाया जाता है इन ऑप्शन के मुताबिक मेरे प्यारे साथियों, जो कि याद रखेगा, मलाजखंड बालाघाट के अंतर्गत। यानी कि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तांबे की जो प्राप्ति होती है ये कौन सी चट्टान से होती है, तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टान से होती है। कौन सी चट्टान से होती है, ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती है वहां से इसको प्राप्ति किया जाता है, और मुख्य रूप से ये कहां पर पाया जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मलाजखंड बालाघाट। तो 46 का हो जाएगा डी। चलिए अगला है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। अब तांबा का भंडार की यदि हम बात करेंगे, तांबा का जो भंडार है वो कौन से राज्य में है, तो बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो भंडार की दृष्टि से ज्यादा है तो वो है राजस्थान। ठीक। तांबा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश और भंडारण की दृष्टि से कौन सा राज्य हो जाएगा, तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहीं और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको आदि देशों में इसका क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, चलो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ये जो कोरबा कोयला क्षेत्र है ये कहां पर है, ये आप लोगों के सामने है। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है या असम में है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, कोरबा जो क्षेत्र है वो है आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ में। कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 49। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर खनिज भंडार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक। तो दक्षिण पूर्व में यदि देखा जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा दक्षिण है, ये पूर्व है, यानी कि इस वाले क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखोगे भारत के इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है, खनिज संसाधनों की बहुलता है। ठीक। यहीं पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं छोटा नागपुर का पठार स्थित है, और छोटा नागपुर का पठार एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा खनिजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए आज का आखिरी सवाल है आप लोगों के सामने, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है ये, और एक बेहतरीन और शानदार क्लास आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड की गई है। तो उसे संसाधन वाले टॉपिक से कोई प्रश्न पूछे तो आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, इस तरह से इसको कवर की गई है। साथियों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। मतलब भारत में जो खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रॉक का मतलब चट्टान है, वह तंत्र कौन सा है। कोडप्पा तंत्र है, धारवाड़ तंत्र है, गोंडवाना तंत्र है, विंध्य तंत्र है। तो प्यारे साथियों, यह जो चट्टान है वो है धारवाड़ तंत्र। ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा खनिज जिस चट्टान में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान में। तो प्यारे साथियों, यह जो क्लास थी वो हमारे संसाधन वाले टॉपिक से थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी है। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।